हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस जो पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन है, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिएगा, जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन्हीं को लाए हैं। ये पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड रहेगा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इनसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। देखिएगा, डिजॉल्विंग ऑक्सीजन या डीडीटी क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम चेरनोबिल जैसी घटनाएं जो हुई हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उन पे भी क्वेश्चन लाएंगे। जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम उनसे भी क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें से होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, जंगल अधिनियम भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिनियम 2007, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जंगल अधिनियम 2007। ठीक है दोस्तों, यह जो अधिनियम है कि 25 वर्ष से जो अधिक समय से जंगल में रह रहा है, वो उसके संसाधनों और उसकी वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा। यह जंगल अधिनियम 2007 के अंतर्गत वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उसका उस जंगल की भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यह अधिनियम जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था, उन्हें पुनः प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूवीसी। यह बहुत ही खतरनाक होती हैं, परंतु हमारे वातावरण में जो ओजोन परत उसके दौरान इसका अवशोषण कर लिया जाता है, तो यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। पर हानिकारक जो सर्वाधिक होती है वह यूवीसी ही होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव होता है। यूवीबी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जीन परिवर्तन, पौधों में वृद्धि में रुकावट हो जाती है, त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतिया बिंदु, और प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, सनबर्न जैसी स्थितियां पैदा होती हैं यूवीबी से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है जहां लकड़ी या गोबर जहाँ वो लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है और उसका कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है? पहला, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण है। ईंधन के जलने से उत्पादित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके श्वसन नली में जमा हो गई है होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलाते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट होगा बताएंगे? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन अंग में जमा हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लकड़ी और गोबर एवं अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः
दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह उसके श्वसन नली में भी काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों में से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। ठीक है। दूसरा है जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। बताइए रानी के 2 डेयरियों में कुछ निम्न आधार पर कीड़े अलग किए गए हैं। कूड़ा जो है किन निम्न आधार पर अलग किया गया है। पहला ऑप्शन है दुर्गंध और दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इस आधार पर घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरे के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आप बताएंगे? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। रानी ने कचड़े को 2 भागों में जो डिवाइड किया है उसमें केले, छिलके, सब्जियों के छिलके ये अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं। जबकि जैम की बोतलें, ये सब प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये अपघटित नहीं होते हैं, इनका चक्रण लंबे समय तक चलता रहता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। शायद वो स्लाइड मिस हो गई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर पर बनाए रखें, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उपरोक्त कथन ग्रेड सी स्तर क्या है? तो यह शुद्ध जल है, बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा बताइए? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है BOD5 क्या है? ऑप्शन है आपके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। BOD5 का जो फॉर्म है ये होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। BOD5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज एक मापन है जिसमें जल वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन की भाग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें है आपका DO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की यह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। जब जल में DO 0.8 mg प्रति लीटर से कम हो जाती है, ये मात्रा याद रखेंगे, कम हो जाती है तो इसे जल को संदूषित कहा जाता है। ऐसे जल को जब यह 0.4 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक दूषित जल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जैविक ऑक्सीजन मांग, ऑक्सीजन की यह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च BOD वहाँ DO निम्न होगा। मतलब समझ रहे हैं? जहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उच्च होगी वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन निम्न होगा। इसका मतलब है जितना रिक्वायरमेंट होगा, अगर नहीं होगा तो वो उसकी मात्रा निम्न होगी। ठीक है, जल प्रदूषण की मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। ठीक है, साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषक मापने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, और देखते हैं COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। ठीक है, आगे देखेंगे MPN। MPN क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ओके दोस्तों, सर्वाधिक संभाव्य संख्या है। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। MPN परीक्षण के तहत ई कोलाई जैसे जीवों को पहचानना एवं मापा जा सकता है। दूषित जल में उच्च MPN मापा जाता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे पेट की कई सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है DDT क्या है? ऑप्शन है आपके, एक एंटीबायोटिक है, अनअवघटनीय प्रदूषण है, अपघटनीय उर्वरक है, डाईफ्लोरो टाइटेनियम है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी होगा, गलत लिखा है। ठीक है, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, अनअवघटनीय प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो DDT एक आधुनिक कीटनाशक है, कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1990 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। खेतों में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रति प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो गए। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। वर्तमान समय में यह वायु प्रदूषण में वृद्धि का सहायक है। इसका अपघटन नहीं होता है, अतः लंबे समय तक वायु एवं मृदा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन स्टेफाइलोकोकस, दूसरा है डिप्लोकोकस, ये डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉलीफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलीफॉर्म, जो जल प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जल प्रदूषण के सूचक के इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1930 में अमेरिका के सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। अमेरिका में ई कोलाई और इंटेरा कोलाई जीवाणुओं का प्रयोग भी जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके, भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, चौथा है अम्लीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां, जिसमें कहा देखते हैं, फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु एवं मृदा, फसल एवं वायु, मृदा है तथा जल, वायु तथा जल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा और जल का प्रदूषण होगा। ये मृदा है दोस्तों। ठीक है, तो DDT का छिड़काव जो है मृदा और जल का प्रदूषण होता है, जो लंबे समय तक टिका रहता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। DDT एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशक है। यह लगभग रंगहीन, स्वादहीन, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह जीवित जीवों के लिए हानिकारक होता है। DDT मुख्यतः जल व मृदा का प्रदूषित करता है, जल व मृदा को प्रदूषित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पार्थेनियम गाजर घास के
परागकण से कौन सा रोग होता है? जिसे गाजर घास कहते हैं, इसके परागकण से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और दमा यह रोग होता है। सबसे अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन। किस प्रकार के प्रदूषक या वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं? भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी। विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यूएसए है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर? टोक्यो जापान का। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसे लगे। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। जो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन हुए हैं उनके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक वीडियो पहुंच सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिले। देखिए, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जितने आंदोलन हुए मैं उन्हीं के बारे में लाऊंगा। कम से कम 10 आंदोलन से ऊपर ही हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।